साल की थी, जबकि मेरी बड़ी बहन कविता 12 साल की थी। जब हम दोनों में बहुत प्यार था। हम दोनों छत पर खेल रहे थे कि माँ पापा के कमरे से शोर की आवाज़ें सुनकर दोनों सहम सी गई थी। हम दोनों बहनें थी, हमारे लिए यह बात बहुत नई भी थी, क्योंकि घर में हमेशा प्यार मोहब्बत का माहौल ही देखा था। मगर आज माँ पापा के कमरे से इतनी अजीब आवाज़ सुनकर मेरा तो दिल दहल गया था। छोटे बच्चों को वैसे भी माँ बाप को मोहब्बत में देखने की आदत होती है। अभी जबकि माँ पापा के कमरे से माँ के चीखने की आवाज़ आई तो मैं और कविता दोनों डर गए। हमने छत का दरवाज़ा बंद किया और भागते हुए नीचे आ गए थे, लेकिन माँ पापा के कमरे से आवाज़ें आना बंद नहीं हुई थी। मैं और कविता दोनों उसके कमरे की तरफ चल पड़े। मैं वहाँ बाहर खड़ी हो गई। मेरी बड़ी बहन बहुत सहमी हुई थी। तब हम दोनों के कानों में अपने नाम की आवाज़ पड़ी तो यह यकीन हो गया कि लड़ाई हम दोनों पर ही हो रही थी। हालांकि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पापा ने घर के कामों के लिए नौकर भी रखा हुआ था। घर में पैसों की रेल पेल थी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर बसर हो रही थी। तभी माँ पापा के कमरे का दरवाज़ा खुला। पापा गुस्से में कमरे से बाहर निकले, जबकि माँ पीछे बैठी रोने लगी थी। मैं और कविता जाकर माँ के साथ चिपक कर बैठ गए थे। क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही हो? बस बच्चियों, मैं तुम दोनों के नसीब से डरती हूँ। डर लगता है मुझे, आजकल के ज़माने का कोई भरोसा नहीं है। माँ हमें यूँ सीने से लगाकर प्यार कर रही थी जैसे हम दोनों पर कोई बहुत बड़ा जुल्म हो गया हो। मैं माँ की तरफ मासूमियत से देखने लगी। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मैंने माँ से सवाल किया तो उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। बस मैं क्या कहूँ मेरी जान, मैंने तुम दोनों की हिफाजत जान से बढ़कर की है। मुझे अपनी माँ की बात पर दुख भी हो रहा था। पता नहीं वह रो क्यों रही थी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। खैर, शाम के वक्त जब पापा घर आए तो माँ ने दोबारा उनसे कोई बहस नहीं की थी। मैंने माँ से पूछा कि क्या बात है, आप रो क्यों रही थी? कहने लगी, बेटी मैं तुम दोनों को अपने साथ अपने माँ पापा के घर लेकर जाना चाहती हूँ। मुझे इस घर पर भरोसा नहीं है। तुम्हारे बाप के रिश्तेदारों पर मुझे हरगिज भरोसा नहीं है, लेकिन अभी साथ लेकर लेना मुश्किल है। तुम दोनों अपनी हिफाजत करना। मैं अपने भाई की शादी भी नहीं छोड़ सकती, वरना तुम दोनों को छोड़कर कहीं न जाती। तुम दोनों का बाप है कि जिद पर अड़ा हुआ है, कहता है कि अपनी बेटियों को लेकर तुम अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती। वो तुम्हारा मैका है। मेरे लिए तो वह कुछ नहीं लगते। अब तुम मेरी दोनों बेटियों को वहाँ लेकर नहीं जाओगी, हालांकि वह तुम्हारा मायका है। माँ की बात सुनकर हम हैरान थे। वहाँ हमें क्यों नहीं जाने देते माँ? मैंने मासूमियत से सवाल पूछा तो माँ ने मेरे सर पर दिलासा दिया और बोली, बस बेटी, हर एक की अपनी सोच होती है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वहाँ जाते हुए भी मेरा दिल तो तुम दोनों में ही रहेगा। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होगी बेटी। तुम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तुम दोनों अब बड़ी हो रही हो और जब बच्चे जवान होती है तो उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो तुम दोनों पर बहुत फ़क्र है। मैंने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे से की है, लेकिन यह ज़माना बहुत ख़राब है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। माँ ने अपना बैग तो पैक करना शुरू कर दिया था, पर पापा उन्हें अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी कि पापा को हमारा माँ के साथ जाने पर दिक्कत क्या था। फिलहाल माँ तो घर से चली गई थी। पापा से हम दोनों को ही डर लगने लगा था, क्योंकि हमारे पापा वो नहीं थे जो आम लोगों के होते हैं। वो तो हमें कभी प्यार से देखते भी नहीं थे, यहाँ तक कि हमें पास भी नहीं बुलाते थे। शायद इसलिए कि उन्हें बेटे पसंद थे और उनकी मर्जी के बिना उनके हम बेटियां पैदा हो गई। कुछ मर्दों को यह बात बर्दाश्त नहीं होती और शायद पापा भी उन्हीं में से एक थे। माँ के जाने के बाद मैं और कविता पापा के कमरे में जाने के बजाय बाहर आकर खेलने लगी थी। तभी मेरी बहन कहने लगी कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हम दोनों मजबूरन पापा के पास गए। पापा ने तो पहले भी हमें कभी प्यार मोहब्बत से नहीं रखा था, लेकिन उस दिन तो उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें भूख लगी है तो जाओ, किचन में दूध पड़ा होगा, जाकर पी लो और उसे पीकर सो जाओ। मुझे आकर दोबारा तंग करने की ज़रूरत नहीं। पापा का रूखा रवैया देखकर मैं और मेरी बहन डर के किचन में आ गए। वहाँ पर 2 गिलास पहले से पड़े हुए थे, उनमें दूध भी था। गर्मा गर्म दूध पीकर हम दोनों अपने कमरे में आ गई थी। पता नहीं क्यों मुझे दूध पीकर अजीब सा महसूस हो रहा था। कविता कहने लगी कि बहुत बुरा सा लग रहा है। यह दूध पता नहीं किस काम के लिए रखा था जो हमने पी लिया। अब तो पता नहीं पेट ना
खराब हो जाए। मेरी बहन को वाकई में चक्कर आने लगी थी। मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो पापा के कमरे में चली गई। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो तकरीबन 4-5 घंटे गुजर चुके थे। मैं पापा के कमरे में ही सोई हुई थी, जबकि कविता दूसरे कमरे में थी। मैं हैरान हो गई थी कि दूध पीकर हम दोनों को नींद कैसे आ गई। वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है, मैंने सोचा, और उठकर जब कविता के कमरे में गई तो वह तो अपने कमरे में पड़ी हुई थी, बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे हुई थी। उसे मैं उठाया। जब वह उठी तो बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा, मैं तो खुद नहीं जानती। दूध पीने के बाद जब मैं पापा के कमरे में गई, मेरी आंख अभी खुली। मैं 4-5 घंटे के बाद जागी हूँ। और तुम्हें क्या हुआ? मैंने उससे पूछा तो उसने भी मुझे यही बात बताई। कहने लगी कि मैं भी सो गई थी, लेकिन मुझे अजीब सा दर्द हो रहा है सर में। मैंने कविता को देखा तो उसकी तबीयत बहुत थकावट भरी लग रही थी। उसकी तो आंखें भी लाल हो रही थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। अभी माँ भी आती ही होंगी। शादी का तो हंगामा भी ख़त्म हो गया होगा। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे लिए वो दवा भी ले आएंगी। अभी हम अगर बिस्तर पर पड़ी ही रही थी। शाम को माँ आई तो शाम के वक्त हमने माँ को यह बात नहीं बताई। हम भी जानते थे कि माँ या तो हमें डांटेंगी या फिर खुद परेशान हो जाएंगी, इसलिए हमने यह बात नहीं बताई। तब कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ दिन अच्छे से गुजर गए थे, मगर फिर कविता की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन नाश्ते की मेज पर हम सब बैठे हुए थे कि मेरी बहन का मन खराब होने लगा। माँ ने उसकी तबीयत खराब देखी तो कहने लगी, तुमने ज़रूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। मैंने तुम दोनों से कहा भी था कि बाहर से कोई चीज़ नहीं खाया करो, पर तुम दोनों मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। माँ ने गुस्से से कहा। यह सुनकर पहली बार पापा ने हमारे हक में कोई बात कहने लगे। क्यों तुम इन दोनों को हर वक्त डांटती रहती हो? यह मेरी प्यारी बेटियां हैं। पापा का यह रवैया देखकर मैं भी हैरान हो गई थी, क्योंकि पापा तो हम बेटियों को कभी भी मोहब्बत से नहीं देखते थे। आज उन्होंने इतनी सी बात पर माँ को चिल्लाए थे। इस बात पर हम दोनों के चेहरों पर खुशगवार सी मुस्कुराहट आ गई। माँ भी हैरान थी कि यह मेरे पति को क्या हो गया, जो मेरी बेटियों को नफरत भरी नज़रों से देखता था, अब वही उन्हें लाड़ प्यार कर रहा। ऐसा मुमकिन ही नहीं था। और यूं भी कविता बड़ी सी बेचारी माँ के पहले पति की औलाद होने की वजह से पापा ने आज से पहले उसे कभी प्यार मोहब्बत नहीं दिया था, लेकिन आज पापा की नज़रें उसके लिए अच्छी थी। पापा के चेहरे पर बाप की शराफत भी थी और साथ ही बहुत सारी नामादत भी। शायद पापा को अब दुख हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटियों के साथ जो रवैया रखा वह ठीक नहीं था। पापा ने कविता को ढेर सारा प्यार किया और कहने लगे, मेरी बेटी के लिए मैं शाम को दवा ले आऊँगा, ठीक हो जाएगी। पापा का बदला हुआ रवैया देखकर माँ कुछ खामोश सी हो गई थी। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा पति 2 ही दिन में कैसे बदल सकता है, जबकि वह पहले मेरी बेटियों से मोहब्बत भी नहीं करता था। लेकिन आज पापा ने अपनी मोहब्बत से यह साबित कर दिया था कि उनके और हमारे बीच जो बर्फ है वह धीरे धीरे पिघल रही है। मगर यह नहीं पता था कि एक दिन यही मोहब्बत बर्बाद करेगी। उस दिन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम हुई तो पापा एक दवा भी ले आए, मगर माँ ने कहा कि मेरी बेटी कोई दवाई नहीं खाएगी। मैंने इसे हल्दी वाला दूध दे दिया है तो पीकर इसे आराम आ जाएगा। यह सुनकर गुस्सा हो गए, बोले कि मैं यह दवा अपनी बेटी के लिए लाया हूँ, मेरी बेटी यह दवा खाकर ठीक हो जाएगी। मगर माँ ने साफ मना कर दिया, बोली कि इतनी छोटी बच्ची को मैं दवाइयाँ नहीं खिला सकती, हल्दी वाले दूध से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये कविता कहने लगी, माँ कल दूध से ही मेरी तबीयत खराब हुई थी। दूध पीने के बाद मुझे सख्त नींद आ गई थी। उसके बाद जब आप आई तो मैं जागी थी। कविता की बात सुनकर माँ फिर सोच में पड़ गई थी। कल आप घर पर ही थे ना? क्या वाकई में इन दोनों ने दूध का गिलास पिया था? उसके बाद क्या हुआ? यह सुनकर पापा भी हड़बड़ा गए। मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो अपना काम कर रहा था। पापा ने फौरन से बात पलट ली थी, लेकिन परेशानी के असर तो उसके चेहरे पर भी थे। पापा की परेशानी देखकर मेरा भी दिल बुत सा हो गया था। मैं सोचने लगी कि कहीं पापा फिर से बदल ना जाएं। वह तो हम दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने अब अपना रवैया बदला था, पर पता नहीं क्यों हर वक्त अब वह हमारे साथ अच्छे थे। तो माँ अच्छी नहीं थी?
अभी जिंदगी में कुछ सुकून आया ही था कि एक हफ्ते बाद एक और तूफान आ गया। इतना बड़ा तूफान जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। कविता की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। अब तो उसका चेहरा भी अजीब सा हो गया था, पेट में सूजन सी हो गई थी। माँ ने जब यह देखा तो कहने लगी कि हमें तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। पापा भी इसी हक में थे कि हमें कविता को डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। वह तो पहले भी इसके लिए दवाई गोली लाई थी, मगर यह माँ ही थी जिन्होंने उसे दवा खाने नहीं दी थी। उस दिन मैं घर पर अकेली थी। माँ ने कहा कि तुम किसी सूरत घर पे अकेली ना रहोगी, हमारे साथ चलो। पापा ने भी इस बात से इत्तेफाक किया। पापा तो नहीं चाहते थे कि मैं घर में अकेली रहूं। पापा मुझे साथ लेकर अस्पताल आ गए, मगर रास्ते में माँ ने अपना इरादा बदल लिया। कहने लगी पहले वैद्य के पास चलते हैं, हो सकता है कि वह कुछ बता दे। पापा ने लाख मेरी माँ की मिन्नतें की कि तुम ऐसे मत करो, कविता डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है, वैद्य तो कुछ नहीं जानते। मगर माँ ने कहा कि नहीं, इन वैद्य के पास तो मैं अक्सर जाती रहती हूँ। यह बीमारी को पकड़ भी लेते हैं और इलाज भी पक्का और अच्छा करते हैं। हम लोग डॉक्टर को छोड़कर वैद्य के पास चले गए। पापा बेचारे बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि माँ उनको यही कहती थी कि मेरी बेटियाँ हैं, तुम मेरी बेटियों को कुछ न कहो, वगैरह वगैरह। खैर मैं जब कविता को वैद्य के पास लेकर गई तो उन्होंने कहा किसने कुछ गलत खा लिया होगा, मैं दवा दे रहा हूँ, 3 दिन पानी के साथ खिला देना। पापा ने तो वैद्य के क्लिनिक से निकलते ही माँ को खूब सुनाई और कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यह दवा कविता को खाने नहीं दूंगा। हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, कविता का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, क्या पता क्या दिक्कत हो, इसका पेट तो काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में हम अपनी बेटी की जान और उनकी ज़िंदगी से नहीं खेल सकते। तुम्हें भी यह बात समझनी चाहिए, तुम तो उसकी माँ हो, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है। माँ को सुनाने के बाद वह भी मान गई। कहने लगी कि या तो 3 दिन की गोलियां हैं, मैं इसे नहीं खिला सकती। माँ को दवाई गोलियां से वैसे भी डर लगता था। खैर हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक में पहुँच गए। वहाँ पर अभी कविता का अल्ट्रासाउंड होना था, क्योंकि कविता का पेट तो काफ़ी बढ़ चुका था। कोई भी एक मामूली से बच्चे का पेट इतना बढ़ा हुआ देखता तो यही कहता कि इसका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में तकलीफ पता चल जाती है कि दिक्कत क्या है। अल्ट्रासाउंड के बाद जब रिपोर्ट बाहर आई तो माँ और पापा को डॉक्टर ने कमरे में बुला लिया। मगर ऐसा लगता था कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद माँ पापा के चेहरों के रंग पीले पड़ चुके थे। कहने लगे कि तुम दोनों यहाँ से बाहर चली जाओ, अभी हमें डॉक्टर से बात करनी है। पापा तो चुप खड़े थे, मैं भी कमरे से बाहर आकर खड़ी हो गई थी, पर मुझे अंदर की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। मेरे बाहर आते ही डॉक्टर ने माँ पापा को बताया कि आपकी बड़ी बेटी माँ बनने वाली है और यह सब कुछ 2-3 महीने से चल रहा है। बच्ची का ख्याल रखें। लेकिन यह सब कैसे हुआ यह तो मैं कुछ नहीं कह सकती। पापा और माँ डॉक्टर से लड़ने लगे कि आप ऐसा नहीं कह सकती, हमारी बेटी बहुत नेक और शरीफ है, इसने तो कभी किसी को देखा तक नहीं, इसकी उम्र ही कम है। माँ के गुस्सा तेज थी। तब डॉक्टर ने कहा कि इस बात को तो मुझे कोई मालूम नहीं है कि आपकी बेटी के साथ यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन मैं आपको सच ही बता रही हूँ, झूठ बोलने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। आप भले जाकर किसी और डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवा लें, लेकिन जो भी मैंने कहा वो बात सच है और इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अब कहीं भी ले जाकर चेक भी करवा सकते हैं। यह सुनना था कि माँ का तो पारा हाई हो गया। वो पापा पर बरस पड़ी, तुम कितने बेहोश इंसान हो, मैंने अपनी बेटियों को तुम्हारे भरोसे पर छोड़ा और तुमने क्या किया। यह सुनना था कि पापा भी आग बबूला हो गए। बोले कि तुम जैसी औरत को शर्मानी चाहिए, तुम इतनी नाजुक होगी मैंने सोचा नहीं था। अब माँ पापा की लड़ाई काफ़ी बढ़ गई थी। कविता सहमी हुई डॉक्टर के कमरे में बैठी हुई थी। कविता बेचारी की उम्र तो इतनी कम थी, उसे पता भी नहीं था कि माँ बनना होता क्या है, औलाद कैसे पैदा होती है, वगैरह वगैरह। वो बेचारी तो बस डरी सहमी एक कोने में खड़ी माँ के अगले फैसले का इंतजार कर रही थी कि माँ ने उसे बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा शुरू कर दिया। बता दे, हमें सच सच बता दे, तूने यह सब कुछ क्यों किया है? अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है?
तेरी उम्र में, हमें तो इस उम्र में दुनिया जहाँ का होश नहीं था, मगर तूने तो अपने माँ बाप की नाक कटवा दी। माँ उसे झिंझोर लगी थी। पापा बेचारे खामोश खड़े थे। वह तो वैसे भी मुजरिम बन गए। अगर अपनी सौतेली बेटी को डांटते तो माँ यही कहती कि तुम्हें मेरी बेटी की परवाह नहीं है, तुम अपनी ही औलाद से चुप खड़े थे। माँ कविता को डांटने लगी, यहाँ तक कि उन्होंने उसे कान से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। पूरे अस्पताल ने यह मंजर देखा था। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा था। मुझे उस पर तरस आ रहा था। माँ उसे थप्पड़ मारे जा रही थी। उसका चेहरा आंसू से सुर्ख हो गया था। चेहरे पर अम्मा के हाथों के निशान पड़ चुके थे। एक मासूम बच्ची पर इतना जुर्म करते माँ को जरा भी रहम नहीं आया। जाहिर है, आता भी कैसे, वो उसकी माँ थी और माँ होने के नाते उसका हक बनता था कि वह उससे पूछे कि यह सब कैसे हुआ। वह उससे अजीब अजीब सवाल कर रही थी जिनकी समझ तो मुझे भी नहीं आ रही थी कि इसका मतलब भी क्या होता है। माँ, पापा, मैं और कविता जब घर आए तो घर का माहौल बहुत अजीब सा था। मुझे तो कविता को देख देख कर रोना आ रहा था। वो मेरी बड़ी बहन थी। मैंने कभी उसे सौतेला या सगा की तराजू में नहीं तौला था। हमारा रिश्ता तो पहलू वाला था। लेकिन फिर एक ऐसी बात हो गई जिसने हमारे घर में तहलका मचा दिया। माँ पापा कविता की हालात को लेकर पहले ही परेशान थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वह इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ा लें। पर डॉक्टर ने मना किया था कि आपकी बच्ची बहुत नाजुक हालात से गुजर रही है। वैसे भी बच्चों को इसमें कोई कसूर नहीं होता। अगर किसी बच्ची के साथ कोई हादसा हो जाए तो बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे मुश्किल हालात में उसका साथ दे। पर यह शाम का वक्त था। माँ कविता को कमरे में छुपा कर रखे हुई थी। कहने लगी कि आज घर में तुम्हारी फूफू आएगी तो तुम उनसे मिलने नहीं आना। अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे घर क्या हालात है तो फिर तहलका मच जाएगा। पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाएगी और हम बदनाम हो जाएंगे। तुमने जो कुछ हमारे साथ किया, अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया तो हमें शायद यहाँ रहने भी नहीं दिया जाएगा। माँ कविता को सख्ती से समझा रही थी। बेचारी कविता के पास इतनी हिम्मत नहीं रहा कि वो किसी से भी कोई बात कर सके। उसने तो मुझसे भी बात करना छोड़ दिया था। वो बस पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती, किसी सोच में खोई रहती थी। अक्सर तो उसकी तबीयत भी अजीब सी होती। उसकी तबीयत देखकर मुझे भी तरस आता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मगर जब बुआ घर आई तो उन्होंने सबसे पहले कविता का पूछा। माँ भी हड़बड़ा गई थी। बुआ ने कहा, कविता कहाँ है? इस बात से जल्द ही पर्दा उड़ गया। कहने लगी, मैंने सुना है कि कविता की तबीयत खराब थी, तुम लोग उसे डॉक्टर के पास गए थे। अरे मुझे बताते, मैं भी कोई मदद कर देती। पापा ने तो कविता से मिलकर ही दम लेना था। बुआ कहने लगी कि भले वह सोई हो पर मैं अपनी बच्ची को दिलासा जरूर दूंगी। गर्मियों के दिन थे। माँ कविता पर रजाई डालने से तो रही, बुआ ने आकर कविता को उसी हालात में देख लिया। बस फिर क्या था, अंदाजा लगा लिया कि चल क्या रहा है। उन्हें समझ आ गई थी कि कविता के साथ कोई हादसा पेश आया है। बुआ ने माँ की तरफ गुस्से से देखा और बोली, तुमसे तो अपनी बेटी भी न संभली गई। तुम इस घर को क्या संभालोगी? यह क्या कर दिया तुमने? कुछ खबर है तुमको कि मोहल्ले में हमारी कितनी बदनामी होगी? तुम लोगों को तो अब यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा। बुआ की यह बात सुनकर माँ रोने लगी थी। भगवान के लिए दीदी, अब किसी को यह बात मत बताइएगा। हमें तो खुद नहीं पता कि यह सब कुछ हुआ कैसे। अरे अब तुम मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो। तुम्हें नहीं पता कि यह सब कुछ कैसे हुआ है। तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी बेटी ही गंदे खून है। बस होना था यही जो हो रहा है। तुम्हारी नज़रों के सामने है, सामने ही नतीजा है। मैंने तो कितनी बार भाई से कहा कि तुम जैसी औरत की औलाद को ना अपनाएं, पर उन्हें ही शौक था भलाई काम करने का। यह सुनना था कि पापा का तो जैसे खून खौल उठा। ये जो तुम बकवास कर रही हो, मुझे अच्छे से अंदाजा है कि तुम मेरी बीवी को क्या कहना चाहती हो, पर अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा। तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी बेटियों को भी प्यार नहीं किया। अगर मैंने इन्हें मोहब्बत दी होती तो शायद आज यह नौबत भी नहीं आती। पर मैंने तो हमेशा अपने खानदान की बात मानी। इसी वजह से तो आज मैं इतनी बड़ी तकलीफ में हूँ कि मेरे घर में एक अनाथ बच्ची है और उसकी मैं हिफाजत नहीं कर सका। काश कि मैं उसकी हिफाजत कर पाता। यह गलती मेरी बीवी की नहीं बल्कि मेरी है। मुझे यह सब कुछ करना चाहिए था। मैं अगर अपनी बीवी से बहस न करता तो शायद यह कुछ नहीं होता। लेकिन बस मेहरबानी हो,
आप जैसे रिश्तेदारों की वजह से, जिन्होंने मुझे मेरी बेटियों से मोहब्बत भी नहीं करने दी। काश मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी अपनी बेटियों को छोड़ता नहीं। जो भी मेरी बेटियों पर बात करेगा उनके लिए मैं गले की हड्डी बन जाऊंगा। बाकी बात सुनकर बुआ कानों को हाथ लगाते वहां से निकल गई थी। मगर कहते हैं ना कि जब कुदरत इंसान को सच दिखाना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। बुआ के जाने के बाद माँ ने पापा का गिरेबान पकड़ लिया। मुझे सच सच बता दो कि मेरी बेटी की ये हालात के जिम्मेदार कौन है। तुम्हें तो सब सच पता होगा। तुम तो पेशे से वकील हो ना, तुम्हें तो हर चीज़ की खबर होती है। मोहल्ले में क्या हो रहा है, किसकी बेटी किससे मिलने जाती है, तुम्हें सब पता होता है। तो फिर तुम्हें अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं पता? तुमने अपनी बेटी की खबर क्यों नहीं रखी? जरूर तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी बेटी का मुजरिम कौन है, लेकिन तुम बता नहीं रहे हो। यह सुनकर मैंने पहली बार पापा की आंखों में नमी सी देखी थी। वो भी बेचारे परेशान हो गए थे। उन्हें खुद कुछ नहीं पता था। वह क्या कह सकते थे कि कविता के साथ यह हादसा कैसे पेश आया। घर में यही बहस चल रही थी कि शाम को एक और अनहोनी खबर मिली। पता चला कि बुआ का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी टांग टूट गई और कमर से भी लकवा हो गई है। अब हम सब परेशान हो गए, पर हम सब अस्पताल नहीं जा सकते थे। पापा अपनी बहन को मिलने चले गए थे, मगर जब वापस आए तो वह पहले वाले पापा नहीं थे, बल्कि शर्म से झुके हुए थे। आते ही माँ के कदमों में बैठ गए और बोले, मुझे माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। और मेरी बहन ने भी अपनी गलती का खुलासा किया है। आज जो कुछ उसके साथ हुआ, उसके बाद वह शायद ही किसी के साथ कभी बुरा करेगी, शायद ही किसी के खिलाफ कोई साजिश करेगी। उसने कहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने हमारे घर के नौकर के साथ मिलकर बेटी की इज्जत लुटवा दी है। मुझे यकीन नहीं आता कि कुछ पैसों के लालच के लिए हमारे घर की बेटी का इज्जत तार तार कर चुका था। पहले मुझे अपनी बहन की हालत पर तरस आ रहा था, पर जब मैंने उसके घिनौने जुर्म और साजिश के बारे में सुना तो मैं अपनी बहन की यह कहने पर मजबूर हो गया कि तुम्हारे साथ ऊपर वाले ने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि वह अपना इंसाफ दिखाकर ही रहता है। मेरी बहन ने जो पाया है वह भुगतेगी। हमारे घर का नौकर भी पकड़ा गया, उसने अपना जुर्म स्वीकार कर ली है। अब वो जेल के सलाखों के पीछे है। हम दोनों को तो ये बात सुनकर यकीन नहीं आया कि हमारी अपनी ही बुआ एक मामूली सी बात का इतना बड़ा बदला लेंगी, कि माँ की नापसंदी की सज़ा वो मेरी बड़ी बहन कविता को देंगी। कभी कभी लगता है कि ठीक ही कहा जाता है कि औरत की चाल से भगवान बचाए, क्योंकि जब औरत चाल चलती है तो शैतान भी हैरान रह जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपने ख्याल रखिए।